सफेद रंग की कार को बंद रोड की तरफ से आते देखकर नौनथा चौंक सा गया। वो गहरी नजरों से उस कार को देख रहा। कार की रफ्तार बहुत कम हो गई थी और बिलाजर वो कार पेट्रोल पंप से पहले एक होटल के साथ रुक गई। उसमें से 2 आदमी उतरकर होटल में दाखिल हो गए। चंद मिनट बाद भी वो होटल से बाहर नहीं निकले तो नौनक ने इत्मीनान का सांस लिया। अगर वो हाजी के आदमी होते तो होटल में रुके रहने की बजाय इधर उधर घूमकर उन्हें तलाश करते या उनके बारे में उन लोगों से पूछ-गछ कर पे। 1 घंटा गुजर गया और बिलाकर बारिश का जोर फूंक गया। बदीद 15-20 मिनट बाद सिर्फ फुहार थी बाकी रह गई। कुछ ही देर बाद अड्डे से चलने वाली बसें भी रुकना शुरू हो गई और लोग भी होटलों और दुकानों से निकल कर सड़क पर आने लगे। क्या ख्याल है, चला जाए? नौनक ने समीना की तरफ देखते हुए सरगोशी की। हाँ, काफी देर हो चुकी है, अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर वो राज भूल गया तो हमारी तलाश शुरू हो जाएगी और हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। वो लोग उठकर पेट्रोल पंप के शेड से बाहर आ गए। नौनक वगैरह अब भी मुड़ कर बंद रोड की तरफ देख रहे थे। आसमान से बरसने वाली फुहार भी अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी, लेकिन आसमान पर जमे हुए स्याह बादलों के परे घन गरज और चमकती हुई बिजली ये इतला दे रही थी कि मजीद बारिश होगी और बहुत खौफनाक होगी। चंद मिनट बाद रोड की तरफ से आने वाली एक टैक्सी वहां रुकी। टैक्सी की छत पर सामान लदा हुआ था। 2 औरतें, एक आदमी और 2 बच्चे टैक्सी से उतरे। उन्होंने जैसे ही सामान उतारा, नौनक का टैक्सी के करीब पहुंच गया। क्यों भाई, एजेंट चल रहा है? उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने पहले नौनक का और फिर उसके पीछे खड़ी हुई समीना वगैरह की तरफ देखा। सब लोग जाओगे? उसने पूछा। सारे ही जाएंगे, किसी को यहाँ तो नहीं छोड़ जाना, नौनक ने कहा। भीतर से 5 रुपए ज्यादा लगेंगे, ड्राइवर बोला। ले लेना यार, नौनक ने जवाब दिया। शाहपरी इस वक्त सबसे आगे खड़ी थी। ड्राइवर ने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल दिया। शाहपरी को बैठने का इशारा किया, लेकिन सफेद बालों वाली रज़िया उससे पहले ही आगे बढ़कर बड़े आराम से अगली सीट पर बैठती। ड्राइवर के चेहरे के तासरात बिखर गए। नूनता, तफैल, समीना और शाहपरी पिछली सीट पर ठुस कर बैठ गए। ड्राइवर ने अपनी सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया और टैक्सी आगे बढ़ा दी। आम अलार्म में वो 20-25 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच जाते, लेकिन 1-1.5 घंटे बारिश से शहर की बाज सड़कें दरियाए रावी का मंजर पेश कर रही थी। ट्रैफिक भी बेढंगा था, जिसकी वजह से उन्हें रेलवे स्टेशन पहुंचने तक 1 घंटा लग गया। रेलवे स्टेशन के करीब टैक्सी से उतरते ही आसमान से फिर फुहार बरसना शुरू हो गई। समीना और शाहपरी को लोग घूर घूर कर देख रहे थे। वो लोगों की नजरों की परवाह किए बगैर मुसाफिर खाने वाले शेड में दाखिल हो गए और रास्ता बनाते हुए सीढ़ियों पर पहुंच गए। ये सीढ़ियां रेलवे स्टेशन के तमाम प्लेटफार्मों और रेलवे यार्ड के ऊपर से होती हुई दूसरी तरफ जीटी रोड तक चली गई थी। ये पुल सिर्फ पैदल आने जाने वालों के लिए था। साइकिल सवार भी ये पुल इस्तेमाल करते थे। वो लोग पुल पर चलते रहे। शाहपरी एक जगह रुक गई और जंगले पर झुककर ट्रेनों को आते जाते देखने लगी। क्या देख रही हो? समीना ने उसके करीब रुककर पूछा। मुझे ये सब कुछ देखकर हैरत होती है, शाहपरी ने कहा। यहाँ तुम लोगों ने इतनी तख्ती कर ली और हमारे मुल्क में लोग बसों और ट्रकों की सिवा किसी और सवारी को जानते तक नहीं। या फिर चंद साल पहले उनकी जिंदगी में टैंक दाखिल हुए थे। जब रूसी टैंक अफगानिस्तान आए तो उन्हें लोग देखकर बहुत हैरान हुए थे, लेकिन जब उन टैंकों ने आग और मौत बरसानी शुरू की तो वो गहरा सांस लेते हुए खामोश हो गई। अब तो वहां रूसी नहीं, तुम्हारे लोग एक दूसरे पर मौत बरसा रहे हैं, समीना ने कहा। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने वतन से मोहब्बत है। वतन की मोहब्बत कभी दिल से नहीं निकलती, लेकिन अब तो तुम भी इसी मुल्क को अपना वतन समझो। ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, खुदा ने बड़ी नेमतें बख्शी हैं हमें। आजकल तो हम लोग हाजी की वजह से जरा अपसेट हैं। हाजी का किस्सा खत्म हो जाए तो तुम आजादी से घूम फिर सकोगी, फिर सही मायनों में यहाँ की जिंदगी का लुत्फ उठाओगी। अब चलो, वो लोग आगे निकल गए हैं। समीमा ने नौनका वगैरह की तरफ इशारा किया, जो तकरीबन 20 गज आगे जा चुके थे। शाहपरी ने मुड़कर देखा और फिर समीना के साथ चलने लगी। नौनका और तफैल अगले महीने लाहौर लगने वाले मेले के बारे में बातें करते हुए जा रहे थे। रदिया भी उनके साथ साथ चल रही थी। वो सब सीढ़ियां उतरकर सड़क पर आ गए। सीढ़ियों के ऐन सामने सड़क के किनारे तांगा स्टैंड था, जहां 3-4 तांगे खड़े थे। बारिश की वजह से यहाँ इतना कीचड़ हो चुका था कि पैर अंदर दंसते जा रहे थे। उस कीचड़ में गटर का पानी और घोड़ों की जलाजत भी शामिल थी। बदबू बहुत ज्यादा थी। यहाँ से गुजरते हुए भी मतली सी आ रही थी, लेकिन सीढ़ियों के करीब तांगा स्टैंड के बिल्कुल सामने रेलवे लाइन की दीवार के साथ एक तंदूर था और चाय की दुकान थी। 3-4 मजदूर किस्म के आदमी वहां बैठे चाय पी रहे थे और खाना भी खा रहे थे। शायद उन्हें कीचड़ और बू से किसी किस्म के घिन नहीं आ रही थी। सोनियो, कितने जाना है? आओ बैठो, तांगा तैयार खड़ा है। एक को जवान ने आगे बढ़कर समीना की तरफ देखते हुए कहा। इस दादे मुखातिब पर समीना तो फूल कर ही रहेगी। आपने का आवा ही बिगड़ा हुआ था। यह माशरती कमजोरियां थी। अपने से कमतर को काबिले इतना नहीं समझा जाता था। बंजारों और खाना बदोशों की तो कोई इज्जत ही नहीं थी। इन औरतों को बिकाऊ मान समझकर हर शख्स इन पर हाथ साफ करने के चक्कर में था। इनसे फैश मजाक और छेड़छाड़ को तो गोया हर शख्स अपना हक समझता था। सामने खड़े हुए तांगे बागमानपुरा की तरफ जाने वाले थे, जबकि उन लोगों को घोड़ेशाह की तरफ जाना था। वो लोग सड़क पार करके सामने वाली गली के मोड़ पर आ गए। सुल्तानपुरा, तेजाब हाता चौक और घोड़ेशाह की तरफ तांगे यहीं से चलते थे।
इस वक्त मोड़ पर दो तांगे खड़े थे। आगे वाले तांगे की अगली सीट पर एक बूढ़ा बैठा हुआ था। नौलता और तफैल उस बूढ़े के साथ आगे वाली सीट पर बैठ गए और समीना वगैरह पिछली सीट पर। कुजवान ने पायदान पर टिक कर घोड़े को हाँक दिया। वो घोड़े शाह के मीदार के सामने तांगे से उतरे। वहां कुछ और सवारियां मिल गईं और तांगा आगे चाह बीरा की तरफ चला गया। इस वक्त बारिश रुक गई, लेकिन उनके लिबास पानी में तर थे। वो 4 मिनट मीदार के सामने खड़े रहे। कमलस्तान के किनारे पर एक छोटा सा मीदार था जिस पर एक बहुत घना दरख्त साया किए हुए था। मजदूर की कब्र के गिर्द तकरीबन 4 फुट ऊंची 4 दीवारी थी। कब्र की उस इतराव में और 4 दीवारी पर मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे घोड़ों के अंबार लगे हुए थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था। वो लोग बागमानपुरा की तरफ जाने वाली सड़क पर चलने लगे और तकरीबन 15 मिनट बाद कोठी में पहुंच गए। गेट के जैली दरवाजे को ऐसा कुंडा लगा हुआ था जिसे बाहर से नहीं खोला जा सकता था। नौलखे ने कुंडा खोला और वो लोग अंदर दाखिल हो गए। गाड़ी अंदर मौजूद नहीं थी। नौलखे ने शारिक को 2-3 आवाजें दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। कुपी के तमाम दरवाजे खुले हुए थे, फिर शारिक मौजूद नहीं था। कहां चला गया शारिक बाबू? वो नौलखा बुड़बुड़ाया। वो सब उसी वक्त मरकदी हाल में खड़े थे। ऐसा तो नहीं कि हमारे बाद पुलिस ने या आदि के आदमियों ने यहाँ रेड किया हो। समीना इधर उधर देखते हुए बोली, यहाँ ऐसे आसार तो नजर नहीं आते। नौलखे ने कहा, शारिक बाबू ऐसा तो नहीं कि आसानी से किसी के काबू में आ जाए। तो फिर वो कहाँ गया? इस मर्तबा शाहपरी में लब कुशारी की। ये सोचने की बात है। वो दरवाजा खुले छोड़कर कहाँ जा सकता है? समीना ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, दरवाजा खुले होने के अलावा ऐसी और कोई बात नजर तो नहीं आती जिससे किसी किस्म की खतरे की भू आती हो। बिना ध्यान शारिक किसी काम से कहीं करीब ही गया होगा और दरवाजा इस ख्याल से खुला छोड़ गया होगा तो उसकी अदम मौजूदगी में अगर हम वापस आ जाएं तो परेशान ना हो। लेकिन बहरहाल जब तक सूरत वादे नहीं होती हमें मोहतात रहना है। तफैल वो उसकी तरफ मुड़ गई। तुम गेट के पास खड़े रहो, हम कपड़े बदल ले। तफैल हाल से निकलकर गेट की तरफ चला गया। उसने जेब से पिस्तौल निकालकर हाथ में पकड़ दिया था। उसका लिबास भीगा होने की वजह से पिस्तौल भी पानी में तर था। उसे यकीन नहीं था कि बवक्ते सूरज ये पिस्तौल चलेगा या नहीं। बहरहाल दिल की तसल्ली के लिए हाथ में ये हथियार मौजूद रहना ही काफी था। समीना अपने कमरे में घुस गई। रविया और शाहपरी दूसरे कमरे में चली गईं। नौलखा भी अपने कमरे में घुस गया। तकरीबन 10 मिनट बाद समीना कपड़े बदलकर कमरे से निकली तो हाल में रखते हुए फोन की घंटी बज उठी। वो चंद में सोईती रही, फिर आगे बढ़कर नसीवर उठा लिया। हेलो, वो आवाज बदलने की कोशिश करते हुए बोली, मैंने तुम्हारी आवाज पहचान ली है समीना, मैं शारिक हूँ। हेलो को जवाब में दूसरी तरफ से शारिक की आवाज उसकी समाज से टकराई। अरे कहाँ गायब हो तुम? समीना जल्दी से बोली, घर के तमाम दरवाजे खुले हुए हैं और तुम्हें ना पाकर हम परेशान हैं। अरे परेशान तो मैं हो गया था। शारिक की आवाज सुनाई दी, मारे इस तेज हुई तो मुझे यह परेशानी हुई कि तुम लोगों का क्या होगा। मैं तुम लोगों को लेने के लिए घर से निकला था और दरवाजे इसलिए खुले छोड़ गया था कि अगर तुम लोग वापस आओ तो कोई परेशानी ना हो। बहरहाल तुम लोग जो कारनामा अंजाम देकर गए हो उसका मुझे पता चल गया है। कुछ देर पहले मैंने पीर साहब तो बड़े गुस्से के आलम में अपने आदमियों के साथ यात्रा से निकलते हुए देखा था। ओह, समीना चौंक दी। क्या पुलिस वहां पहुंची? अभी नहीं, शारिक ने कहा। मैं टेलीफोन पर तफसील से बात नहीं कर सकता। 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ, आकर सब कुछ बताऊंगा। जल्दी से आ जाओ, हम सब बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, समीना ने कहा। दूसरी तरफ से लाइन मुंह कते हो जाने पर रिसीवर रख दिया और करीब खड़े हुए नौलखा और शाहपरी की तरफ देखने लगी। शारिक का फोन था, कहाँ है वो? नौलखा ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो हमें बारिश से बचाने के लिए लेने गया था और इसीलिए दरवाजे खुले छोड़ गया था। कदर इसी दौरान हम वापिस आए तो हमें कोई परेशानी ना हो, समीना ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, शारिक के पास हमारे लिए एक सनसनीखेज खबर है। हाजी को अपने अड्डे की तबाही का पता चल गया है। यहाँ आने के बाद शारिक तफसील से बताएगा। वो 1 घंटे में पहुंच जाएगा। ये तो वाकई सनसनीखेज खबर है, नौलखा बोला। अब हमें बेचैनी से शारिक का इंतजार है, वो आ जाए तो तफसील मालूम हो। रजिया, तुम चाय बना लो, इस वक्त बड़ी शिद्दत से तलब हो रही है। और तफैल से कह दो वो अंदर आकर कपड़े बदल ले, कहीं उसे ठंड ना लग जाए, समीना ने कहा और एक सोफे पर बैठ गई। रजिया अपने असर हुलिये में आ चुकी थी। उसने अपने कपड़े भी ढंग के पहन लिए। वो समीना की तरफ देखती हुई किचन में चली गई। इसी दौरान तफैल अंदर आ गया। वो सर्दी से कांप रहा था। उसने अंदर जाकर कपड़े बदले और जब बाहर आया तो कंबल उड़े हुए था। वो एक सोफे में धंस गया। सर्दी से उसके दांत मज रहे थे। ओए तफैल, क्या हुआ तुम्हें? नौ ने तो उसकी तरफ देखते हुए बोला, जवान आदमी हो यार, इतनी सी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सके। मुझे देखो, बूढ़ा आदमी हूँ, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही था। आपकी हड्डियां पुरानी हो चुकी हैं उस्ताद जी, इस पर गर्मी सर्दी का असर नहीं होता, तफैल ने जवाब दिया। पुरानी हड्डियों वाली बात पर सनीदा मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकती। कुछ देर बाद रतिया चाय बनाकर ले आई। ट्रे में 5 कप रखे हुए थे। गरम गरम चाय से भाप निकल रही थी। उसने ट्रे मेज पर रखी और एक कप उठाकर सबसे पहले नौलखे की तरफ बढ़ा दिया। उसे 2 प्याले। देखो सर्दी से कांप रहा है। नौलखे ने तफैल की तरफ इशारा किया। गर्म चाय पीकर शायद ठंड कम हो जाए।
मैं भी इसकी थर्ड का बंदोबस्त करती हूँ। रजिया ने कहते हुए कप टफैल के सामने काफी टेबल पर रख दिया और दूसरों को चाय देने के बाद अपने कमरे में चली थी। कुछ देर बाद वापस आई तो उसने एक गोरी टफैल की तरफ बढ़ा दी। लो ये वो वाली निगल कर चाय पी लो, सर्दी खत्म हो जाएगी। वो खुद नौलखा के करीब ही सोफे पर बैठती और अपना दब उठाकर हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगी। चाय पीने के साथ साथ वो लोग सूरत हाल पर भी तबसरा करते जा रहे थे। हाजी को कैसी इतना मिली होगी कि उसके अड्डे पर कोई कार्रवाई हुई है? रदिया ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। हाजी को किसी कार्रवाई की इतला नहीं मिली होगी, नौनके ने कहा। उसे मालूम है कि पुलिस उसे और उसके खुफिया अड्डों को तलाश कर रही है। और फिर बालमान पुणे वाला अड्डा तबाह करने के बाद सबीना ने उसे कोई दूसरा अड्डा तबाह करने की धमकी दी थी। वो इस धमकी को मैं जीन पैड बम की नहीं समझाऊंगा। उसने अपने उन अड्डों की हिफाजत के लिए वजीर इंतजामात किए होंगे। हमने जब बंद रोड वाले आचा की निगरानी शुरू की थी तो वहां सिर्फ एक आदमी था और बारमूल की तादाद 3 हो गई। हो सकता है आज ही उन हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए आया हो और वहां सूरत देखकर बुखला गया हो। मुझे अफसोस है उसकी बुखलाहट ना देख सकी। सबीना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर मिलेगा। नौलखे ने कहा, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, ऐसा मौका जरूर आएगा। हम सब उसकी बुखलाहट नहीं बल्कि उसे पागरों की तरह अपने सर के बाल लोचते और कपड़े फाड़ते हुए देखेंगे। मैं तो उस खबीज को कपड़े फाड़ते हुए नहीं देख सकती। रदिया बोली, क्यों? समीना ने उसे घूरा, फिर बोली, ओह समझ गई। दूसरे भी शायद रदिया की बात का मतलब समझ गए थे। वो सब मुस्कुरा दिए। गर्म गम चाय पीने और गोली खा लेने से कफरैल की हालत वाकई संभल गई। उसकी कपकपी खत्म होगी और उसने कंबल भी उतार कर एक तरफ डाल दिया। चाय खत्म करने के बाद भी उनकी बातें जारी रहीं और फिर बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज सुनकर तफैल जल्दी से उठकर बाहर निकल गया। वो शारे की था। दाढ़ी बरामदे के सामने खड़ी करके वो अंदर आया तो सब अजीब नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। तुम लोग चाय पी चुके? शारिक समीना के करीब सोफे पर बैठते हुए बोला, एक कप चाय मुझे भी मिल जाए तो इस सनसनीखेज खबर की तफसील बताऊं। रदिया जल्दी से उठकर किचन में चली गई और थोड़ी देर में चाय बनाकर ले आई। मैं जब बंद रोड में पहुंचा तो बारिश भी ज्यादा ही तेज हो गई। शारिक चाय की चुस्कियां लेते हुए बोला, उस जगह के सामने से गुजरते हुए मैंने देख लिया कि सड़क की ढुलान पर वो छूंदारियां खाली थी। एक झूलदारी तो बेच चुकी थी। मैं समझ गया कि तुम लोग मां से किसी और महफूज जगह पर जा चुके हो। मैं गाड़ी को आगे निकाल ले गया। यतीम खाने के मोड़ से मैंने गाड़ी वापस मोड़ी और दोबारा उस सड़क पर आने लगा। अभी मैं आजीबारी आते से कुछ दूरी भाग के ढुलान में सेबस रोड पर सुर्ख रंग की पैदारों को आते के सामने रुकते देखा। मैं बड़ी फुर्ती से अपनी गाड़ी को सड़क के दूसरी तरफ दरख्तों में ले गया और गाड़ी ऐसी जगह रोक दी जहां मैं गाड़ी में बैठे बैठे आते को देख सकता था। वो चंद को खामोश हुआ और चाय की 1-2 चुस्कियां ली और बात जारी रखते हुए कहने लगा, पिजेरो से 2-3 मरतबा हारन दिया गया लेकिन अंदर से जब गेट नहीं खोला गया तो एक आदमी ने नीचे उतरकर गेट खोल दिया और गाड़ी अंदर दाखिल होकर बरामदे के सामने रुक गई। पिजेरो से 3 आदमी उतरकर बरामदे में दाखिल हुए और में से 2 के हाथों में कलाशनकोव राइफलें थी और तीसरा हाजी था। और तीसरा साथी वो था जिसने पिजेरो से उतरकर बाहर का गेट खोला था और एक ड्राइवर था जो अपनी सीट पर बैठा रहा। तीनों बड़ी गार्ड और हाजी बरामदे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और फिर यूं लगा जैसे वहां खलबली सी मच गई हो। 2 गनमैन बाहर आ गए और दोनों हाथों में राइफलें संभाले इधर उधर देखने लगे। हाजी भी बरामदे में आ गया लेकिन फौरन ही अंदर चला गया। एक गार्ड भी उसके साथ अंदर गया जबकि दूसरा बरामदे में ही खड़ा रहा। विला में भगदड़ सी मची हुई थी। हाजी और उसके साथ ही बार बार अंदर और बाहर आ जा रहे थे। एक गनमैन बहुत लंबा से एक पाइप अंदर से निकालकर बाहर फेंका था और फिर उन्होंने बारी बारी 3 आदमियों को अंदर से निकालकर पैदेरों में डाला था। वो तीनों शायद बेहोश थे या वो खामोश होकर सवालगिरी गांव से बारी बारी सबकी तरफ देखने लगा। वो तीनों हाजी के आदमी थे और बेहोश ही थे। समीना ने कहा, लेकिन क्या तुमने उन्हें चौथे आदमी को बाहर लाते नहीं देखा? मेरा मतलब है लाश है। लाश? शारिक चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। किसकी लाश? इंस्पेक्टर उस्मान की। समीना ने कहा और फिर तफसील से बताने लगी कि वो किस तरह हाजी के आदमी के हाथों मौत के घाट उतर गया। ओह, उस्मान के बारे में तो पूछना भूल ही गया था। शारिक ने कहा। वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, अच्छा वो अपने अंजाम को पहुंच गया और हमें उसके कौन से हाथ नहीं रंगने पड़े। बहरहाल उन्होंने सिर्फ 3 आदमियों को गाड़ी में डाला था। अगर हाजी इंस्पेक्टर उस्मान की लाश को वहीं छोड़ गया है तो उसने ये बहुत बड़ी हमाकत की है और अपने लिए मजीद दुश्वारियां पैदा कर ली हैं। ये बात नौरखा ने कही थी। हाथ कर उससे वाकई पे दर पे हमाकतें हो रही हैं। शारिक बोला, तो आदमी तो ज़हीन था। अपनी इस दानती से उसने दुनिया भर में हीरोइन की तिजारत का नेटवर्क कायम कर रखा है। ठीक है, दुनिया का कोई मुल्क उस पर हाथ नहीं डाल सका। ठीक है, बेदर पे चोटें खाने से उसकी आवाज ही काबू में नहीं रहे और वो ऐसी हरकतें कर रहा है जिनसे उसके गिर्द ना सिर्फ हमारा बल्कि कानून का घेरा भी तंग होता जा रहा है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, बहरहाल वो अपने 3 आदमी को पिलेरों में डालकर ले गया। एक गनमैन को उसने वहीं छोड़ दिया। मुमकिन है बाद में वो अपने आदमी भेज दे, लेकिन मेरा ख्याल है इंस्पेक्टर उस्मान की लाश वहां से हटाने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? समीना ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम लोगों को फोन करने के बाद मैंने इलाके के ASP को भी उस हादसे के बारे में इतला दे दी थी। मेरा ख्याल है पुलिस ने अब तक वहां दावा बोल दिया होगा, लेकिन तुम लोगों ने वहां क्या कार्रवाई थी?
हमने क्या कार्रवाई करनी थी, सारा का तो पानी के उस पाइप ने किया था जिसे हाजी ने बाहर फेंकवाया था। नौलखी ने कहा, क्या मतलब? शारिक ने हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं बताती हूँ, समीना बोली। हमने बालबानपुर हवाई अड्डे पर हीरोइन को जलाया था तो उसके जहरीले धुएं से वहां के लोग बुरी तरह मुतासिर हुए थे। हीरोइन को आग लगाना हमारी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन यहाँ हमने वो गलती नहीं दोहराई। अलमारियों में सजे हुए एवन के तमाम पैकेट फाड़कर फर्श पर फेंक दिए और तहखाने में पानी छोड़ दिया। हम लोग उस वक्त तहखाने से बाहर नहीं निकले थे जब तक हमें यकीन नहीं हो गया था कि सारी हीरोइन पर पानी फिर गया है। उसके बाद हमने पाइप वहीं छोड़ दिया ताकि हीरोइन पूरी तरह पानी में हल हो जाए। हम तो हाजी के लिए हीरोइन का शरबत बनाकर आए थे। नौलखा बोला, अब पता नहीं उसे पसंद आया होगा या नहीं। काश हमें ये मालूम होता कि हाजी कहाँ गया है, वो उसे फोन करके उसकी खैरियत दरियाफ्त करती। समीना ने हजरत बरे लहरे में कहा, पहले मैंने सोचा था कि उसकी पिलरों का ताकुम करके उसका नया ठिकाना मालूम करूं, लेकिन ये सोचकर उसके पीछे नहीं गया कि उसे कोई शुबा ना हो जाए। लेकिन ये कोई बड़ा मसला नहीं है, शाम से पहले पहले उसके नए ठिकाने का पता चल जाएगा। शारिक ने कहा, वो कैसे? समीना ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। शफकत, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वही शख्स है जिसके घर पर पिछले दिनों हाजी अब्दुल्ला पता लिए हुए था और फिर उसने हाजी को वहां से चलता कर दिया था। तुम्हें इंस्पेक्टर उस्मान की बातें तो याद होंगी। उसने बताया था कि शफकत हाजी से कुछ बदगुमान सा हो रहा था। उसने अपनी जवान बेटियों का भी जिक्र किया था। हो सकता है कोई ऐसी बात हुई हो जो उसे नागवार गुजरी हो और उसने इसी बहाने हाजी को अपने घर से चलता कर दिया। शफकत से हाजी के नए ठिकाने का पता चल सकता है। गूंड, समीना की आंखों में चमक सी उभर आई। शफकत जैसे आदमी से हाजी का पता बुलवाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, शाम को हम दोनों उसकी तरह चलेंगे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया लड़की? नौनकरम से बूढ़ा, मेरा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है। समीना मुस्कुराई। हाजी का पता मालूम करने के लिए उसे एहतमाम में लेना जरूरी है। उसकी जवान बेटियों के हवाले से मेरे ज़हन में एक ऐसी तरकीब आई है जिससे वो खुद बखुद जबान खोलने पर मजबूर हो जाएगा। और वो तरकीब क्या है? नौनके ने पूछा। समीना चंद में खामोश रही, फिर उसने फौरी तौर पर ज़हन में आने वाली वो तरकीब बता दी और फिर वो सब मुख्तलिफ पैरियों से उस मंसूबे का जायजा लेने लगे। हाजी अब्दुल्ला उस रात वसीलपुरे में शफकत के घर से रुखसत होने के बाद गुलशन राबी के एक मकान में मुंतकिल हो गया था। ये मकान उसके एक बहुत छोटे कारिंदे रामनवाज की मलकियत था। रामनवाज बहुत छोटा सा कारिंदा था। उस जैसे लोग हाजी अब्दुल्ला जैसे शख्स के करीब आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हाजी के खास करामत ने उसे बताया कि हाजी चंद रोज के लिए उसके घर में रहना चाहता है तो उसकी बांछें खिल गई थी और वो अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी समझने लगा था। 10-12 साल पहले तक गुलशन रावी एक वीराना हुआ करता था। पहले यहाँ नुनाइया नाम का एक छोटा सा गाँव था जिसे शहर से मीलों दूर समझा जाता था। उससे आगे जरी जमीनें थी जहाँ हरी भरी फसलें हुआ करती थी। मुल्तान रोड के दूसरी तरफ समनाबाद के बाद आबादी बढ़ी तो लोग उस तरफ रुख करने लगे। पहले नुनारिया गांव के आसपास आबादी होने लगी, फिर ये आबादी फैलती चली गई। जरी जमीनें गायब हो गई और हर तरफ पक्के मकान बनने लगे। रामनवाज का बाप हाई कोर्ट में एक वकील का मुंशी था। उस जमाने में उनकी रिहायश रंग महल में थी। उसने थोड़ी बहुत रकम जमा कर रखी थी। जैसे ही गुलशन रावी में आबादी शुरू हुई तो उसने रंग महल वाला मकान बेचकर नुनारिया के सामने गंदे नाले के दूसरी तरफ 5 मरले का एक प्लाट खरीद लिया और उस पर 2 कमरे बनवा लिए। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मकान की तामीर करता रहा और मिलाकर 2 मंजिला मकान बनाने में कामयाब हो गया। पहले ये वीरान इलाका समझा जाता था, लेकिन मकान की तामीर मुकम्मल होने तक, जिसमें कई साल लगे थे, ये इलाका बड़ा मारोनक हो गया था। आसपास के तमाम इलाके आबाद हो चुके थे। उस मकान से तकरीबन 60-70 गज के फासले पर गंदे नाली की पुलिया के साथ वैगनों का काम भी बन गया था, जिससे शहर के अंदरूनी इलाकों तक आमदोरफ्त में सहूलत हो गई थी। रावनवाल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उससे पहले एक बेटी थी जिसका इंतकाल हो चुका था। इकलौता होने की वजह से रावनवाल को माँ बाप की तमाम तर तवज्जो हासिल थी। जरूरत से ज्यादा लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। बाप का ख्याल था कि उसे वकील बनाएगा, लेकिन रावनवाज वकील तो क्या, वकील का मुंशी भी ना बन सका। माँ ने मारपीट कर उसे मैट्रिक तो करा दिया, लेकिन उससे आगे वो ना पढ़ सका। उसने मैट्रिक भी फर्स्ट डिवीजन के सबसे निचले दर्जे में किया था। बाप ने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन उसे कॉलेज में दाखिला न दिला सका। रावनवाज को भी कॉलेज से कोई दिलचस्पी नहीं थी। माँ ने कोशिश की थी कि रावनवाज को किसी वकील के पास मुंशी ही रखवा दे, लेकिन उसमें इतनी काबिलियत नहीं थी। एक वकील के पास 1 महीने से ज्यादा न टिक सका। उसने एक केस के फाइल की फोटोस्टेट बनवाकर मुखालिफ वकील को दे दी, जिसका पता चल गया और वकील के मुंशी ने उसे मार पीट कर निकाल दिया। रावनवाज इसी किस्म के काम करता रहा। बाप ने जरा सख्ती शुरू की तो वो और बिगड़ गया। आवारा लड़कों के साथ दिन भर घूमता रहता और फिर उसने रातों को भी बाहर रहना शुरू कर दिया। माँ बाप उसके काम में घुले जा रही थी। उसकी आवारगी का सिर्फ एक ही इलाज उनकी समझ में आया। रावनवाज की शादी कर दी गई। आबदा एक बहुत गरीब घर की लड़की थी, बेहद हसीन और सीधी सादी सी लड़की थी, जिसकी उम्र उस वक्त 18 साल से ज्यादा नहीं थी।
माँ बाप का ख्याल था कि शादी के बाद रबरवाज सुधर जाएगा, शहरपर्दी में दारियों का बोझ पड़ेगा तो कोई काम धंधा भी करने लगेगा। बाप ने उसे बादामी बाग लारी अड्डे में स्पेयर पार्ट्स की एक दुकान पर रखवा दिया, लेकिन 2 महीने बाद चोरी के इल्जाम में वहां से भी निकाल दिया गया। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।